बांकीपुर के चुनाव में तेजस्वी यादव के गायब रहने से क्या राजद के मुस्लिम और यादव वोटर्स अब मन बना चुके हैं कि वो प्रशांत किशोर को ही भर भर के वोट करेंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या पीके ये चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं? बीजेपी क्या बैकफुट पर आ चुकी है या अभी भी जबरदस्त फाइट में बनी हुई है? और खासकर उनका जो स्पेस बन रहा है वो राजद समर्थित जो वोटर है, जो मतदाता हैं, उनमें प्रशांत किशोर के लिए काफी स्पेस तैयार हो रहा है। जो रेखा गुप्ता हैं, वाकई में वो चुनाव लड़ रही हैं या महज चुनाव लड़ने की औपचारिकताएं निभा रही हैं? यादव क्यों पीके को वोट देगा? तेजस्वी को छोड़कर यादव को क्या मिल जाएगा अगर वो प्रशांत किशोर को चुनेगा? जो राजद का जो वोट बैंक है, हो सकता है कि वो जन स्वराज का आधारभूत बन जाए। अब जो चुनाव है वो बीजेपी बनाम जन स्वराज हो चुका है और जब लड़ाई बीजेपी बनाम जन स्वराज होगा तो हानि बीजेपी की। इन दो नीतियों से नितिन नवीन ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। बांकीपुर के चुनाव में तेजस्वी यादव के गायब रहने से क्या राजद के मुस्लिम और यादव वोटर्स अब मन बना चुके हैं कि वो प्रशांत किशोर को ही भर भर के वोट करेंगे? क्या वाकई में ग्राउंड में ऐसा होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो क्या पीके ये चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं? क्या बीजेपी को पटकनी देने जा रहे हैं प्रशांत किशोर? बीजेपी क्या बैकफुट पर आ चुकी है या अभी भी जबरदस्त फाइट में बनी हुई है? प्रशांत किशोर काफी मजबूत हो चुके हैं, लेकिन कैसे हो चुके हैं? चुनाव के ऐन वक्त पर क्या कोई खेला हो सकता है? पीके का असली वोटर कौन है, ये समझना बेहद जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि पीके वाकई में चुनाव हार रहे हैं या चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, हमारे साथ यहाँ बातचीत के लिए राम बंधु वत्स सर मौजूद है, चुनावी विश्लेषक हैं आप, और लगातार आप बांकीपुर के चुनाव को लेकर जो एनालिसिस कर रहे हैं, लोग सीधे कनेक्ट हो पा रहे हैं क्योंकि आपने जो डेटा निकाला है हैरान करने वाला है। इस बार क्या नया डेटा लेकर आए हैं? राजद की कैंडिडेट रेखा गुप्ता बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन थोड़ी मायूसी दिखती है। प्रशांत किशोर का जोश बहुत हाई है, बीजेपी में भी थोड़ी घबराहट है। आपको क्या लगता है? जी, निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर की जो जमीन है, सियासी जमीन है, वो पिछले 2-4 दिनों में बढ़ी है। अगर आप आज से पहले, सप्ताह भर पहले और अब की बात करेंगे तो प्रशांत किशोर में विस्तार हुआ है और खासकर उनका जो स्पेस बन रहा है वो राजद समर्थित जो वोटर है, जो मतदाता हैं, उनमें प्रशांत किशोर के लिए काफी स्पेस तैयार हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी गायब हैं, देखिए कि मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है और महज अब 8 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के। तेजस्वी यादव का दूर दूर तक पता नहीं है। अभी तक एक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक तौर पे कोई सूचना भी जारी नहीं हुई है कि कब तेजस्वी आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव प्रचार में कभी ना आए। तो और उसके बाद रेखा गुप्ता की जो प्रचार करने की शैली है, जैसे ज्यादातर समय उनकी जो गाड़ी है उस पे पार्टी का झंडा नहीं होता है, उस पे जय श्री राम का एक झंडा होता है, उनके घर पे भी कोई झंडा नहीं है। पत्रकारों से जो बात करते हैं तो जिस तरीके से वो जो जवाब दे रहे हैं, अगर आप इनकी वर्तमान प्रचार की शैली और 2025 विधानसभा में प्रचार की जो शैली, इन दोनों में एक फर्क को महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है, या मैं ये कहूंगा कि ये बीजेपी के लिए डिकोड करने वाली बात है कि क्या जो रेखा गुप्ता हैं वाकई में वो चुनाव लड़ रही हैं या महज चुनाव लड़ने की औपचारिकताएं निभा रही हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि रेखा गुप्ता सिर्फ दिखावे के लिए चुनाव लड़ रही हो? मतलब पीके को जिताने की रणनीति भी राजद की हो सकती है? देखिए, इस तरह की शंका की गुंजाइश है और इसलिए भी है कि उनके प्रचार करने का तरीका को देखिए। चलिए, तेजस्वी यादव नहीं आए, वो आरजेडी के बड़े नेता हैं, रेखा गुप्ता की क्षमता भी नहीं कि वो तेजस्वी यादव से सवाल पूछ सके कि क्यों नहीं आए, लेकिन उनके प्रचार करने की जो शैली है, एक उम्मीदवार अपने गाड़ी पे अपनी पार्टी का झंडा नहीं लगाता, अपने घर पे भी झंडा नहीं है। पत्रकार उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे हृदय में श्री राम बसते हैं। तो आप ये क्या बोलना चाहते हैं? आप अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में राम बसते हैं, इसका मतलब कि आपका जो अल्पसंख्यक मतदाता है उसको आप बाईपास करना चाहते हैं जन स्वराज की ओर। तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता की जो प्रचार शैली है और उनकी प्रचार शैली पे जो पार्टी के जो बड़े नेता यहाँ पे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष सहित कई अन्य बड़े नेता आरजेडी के जो मौजूद हैं, वो कोई नोटिस भी नहीं ले रहे हैं। तो कुल मिला जुला के आरजेडी पार्टी, तेजस्वी यादव और रेखा गुप्ता जो उम्मीदवार हैं, इनके जो
काम करने की शैली है, यह बताता है कि वो पूरी ईमानदारी से प्रचार नहीं कर पा रही हैं। मतलब कोई एक रस्म निभा रही हैं, एक चुनावी रस्म निभा रही हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की जो जमीन है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यादव की ही बात कर लेते हैं आगे, यादव क्यों पीके को वोट देगा? तेजस्वी को छोड़कर यादव को क्या मिल जाएगा अगर वो प्रशांत किशोर को चुनेगा? देखिए, सबसे जरूरी जो होता है इलेक्शन में मैसेज का जाना, आरजेडी के जो मतदाता हैं उनमें ये मैसेज जाए कि वास्तव में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनके लोग वोट दें उनके उम्मीदवार को। ये मैसेज नहीं जा पा रहा है और उसका प्रमाण है उनके जो प्रचार करने की शैली, पार्टी का स्लोगन, पार्टी के झंडे का उपयोग जिस तरीके से वो कर रहे हैं। जो थीम था आरजेडी के काम करने का, उस थीम से वो रेखा गुप्ता मैच नहीं कर पा रही। आप पिछले ही चुनाव से देख लीजिए, पिछले चुनाव में भी तो इतना तो तय ही था कि बांकीपुर से स्वयं नितिन नवीन उम्मीदवार हैं, नितिन नवीन जीतेंगे। ये बात भी तय था, उस समय तो स्वयं नितिन नवीन उम्मीदवार थे। फिर भी रेखा गुप्ता में एक जोश था, आरजेडी की जो टीम थी उनमें एक जोश था, वो जोश कहीं दिख नहीं रहा और पार्टी के लोगों में भी जोश नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर उनका मतदाता जाएंगे कहाँ? तो यादव कहाँ जाएंगे? यादव देखिए, जो पटना के जो यादव हैं उनमें कुछ ऐसा तबका है जो बीजेपी को भी वोट देता है। जैसे अगर आप दानापुर का देख लें, रामकृपाल यादव लोकप्रिय हैं, बगल में पटना सिटी नंद किशोर यादव हमेशा रहे हैं। और अगर आप मंदिरी के यादवों की बात करें तो उनका एक प्रभाव रहा भी है बीजेपी के साथ, और नितिन नवीन का भी प्रभाव रहा है मंदिरी के यादवों के पास। तो यादव हो सकता है वहां अगर फ्लोटिंग वोट हो तो वो बीजेपी के पास भी आ सकता है या फिर वो जनसुराज के पास भी जाए, लेकिन बीजेपी के पास भी आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो यादव आरजेडी को वोट नहीं देना चाहेंगे वो एकमुश्त जनसुराज में चले जाएंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो कोर वोट बैंक है अल्पसंख्यक समाज का, मुझे लगता है कि कहीं वो एकमुश्त जनसुराज को न चला जाए। क्योंकि अगर आप जो जमीन पे जा रहे हैं ना, जमीन पे जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि खुल्लम खुल्ला प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहा है, जो जमीन पे हवा चल रही है प्रशांत किशोर को लेकर के, उनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज की है। बिल्कुल। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यादव का वोट अभी तक तेजस्वी की, अगर तेजस्वी होते तो शायद वो रेखा गुप्ता को पड़ता। अब चूंकि तेजस्वी नहीं है तो वो बंटेगा वोट, जिसमें से 50-60% उम्मीद है कि प्रशांत किशोर को यादव वोट पड़े बांकीपुर में और कुछ परसेंट बीजेपी को चला जाएगा। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो इसका 90% मानकर चलिए कि ये जनसुराज की तरफ, प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है और ये आधार वोट बन सकता है पीके का, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि उनके पास कोई आधार वोट बैंक नहीं है। आप अगर दूसरी पार्टियों में सेंधमारी करेंगे तो उनको 0% से शुरुआत करनी थी, उनका कुछ बढ़ता नहीं, जैसे कि रेखा गुप्ता का 40% आया था। तो अब वो जो सेंधमारी करेंगे बीजेपी के सवर्ण समाज में, गैर कास्ट जो अग्री जाति है उनमें, या अगर वो पिछड़ी जातियों में करेंगे, कुर्मी जाति में या चंद्रवंशी समाज में करेंगे, वो उनका एक अतिरिक्त वोट आएगा। लेकिन जो राजद का जो वोट बैंक है, हो सकता है कि वो जनसुराज का आधार वोट बैंक बन जाए, और ये इससे बीजेपी की तो चुनौती बढ़ ही जाएगी। क्योंकि जो प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे भी नहीं थे, वो लड़ाई अब दूसरे नंबर पे प्रशांत किशोर आ गए हैं। इसका मतलब कि अब जो चुनाव है वो बीजेपी बनाम जनसुराज हो चुका है, और जब लड़ाई बीजेपी बनाम जनसुराज होगा तो हानि बीजेपी को हो, हानि का प्रतिशत चाहे जो भी हो, कम हानि हो या बीजेपी, अभी भी समय है, बीजेपी के पास एक मजबूत सशक्त संगठन है, वो डैमेज कंट्रोल चाहे जितना भी कर रहे। लेकिन अब ये लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी नहीं है, ये बीजेपी बनाम जनसुराज हो चुका है। मतलब एक तरह से ये भी देखा जाए कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पास ये मौका था, लेकिन उनके बैकफुट पे जाने से प्रशांत किशोर के लिए पूरा मैदान खाली पड़ गया है और यहाँ प्रशांत किशोर पूरी ताकत से जुट गए हैं। लेकिन जीतने के लिए सिर्फ यादव और मुस्लिम का वोट काफी नहीं होगा, पीके को और भी सेंधमारी करनी पड़ेगी, चाहे वो समर्ण वोट की बात कर लीजिए, कायस्थ वोट की बात कर लीजिए, वैश्य की वोट की बात कर लीजिए, या फिर कुछ दलित वोट की बात कर लीजिए। अगर तोड़ेंगे भी पीके तो कितना परसेंटेज तोड़ पाएंगे? समर्ण वोट बैंक में क्या नाराजगी है बीजेपी को लेकर? क्योंकि नितिन नवीन हमने देखा है कि उन्होंने 40 स्टार प्रचारकों को उतारा, लेकिन उसका असर बांकीपुर में दिख नहीं रहा है। नितिन नवीन की जो रणनीति रही है, मुझे लगता है कि उससे प्रशांत किशोर को बल मिला है। जैसे ये घर तो नितिन नवीन का था, अगर ये लड़ाई नितिन नवीन के चेहरे तक केंद्रित होती तो निश्चित तौर पे लाभ बीजेपी को मिलता। कम से कम नैरेटिव में भी, केवल मतदान में ही नहीं, नैरेटिव में ही बीजेपी सशक्त रहती। लेकिन जैसे 40 स्टार प्रचारकों की सूची आई
और इसका मतलब ये हो गया कि केवल नितिन नवीन के चेहरे पे लड़ाई नहीं है, उन्हें बीजेपी के हर बड़े नेता, जो बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं, उनको जमीन पर उतरना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो नितिन नवीन के चेहरे को कमजोर कर रही है। ये मुझे लगता है कि नितिन नवीन की जो ये रणनीति है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को कमजोर कर रही। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जन स्वराज को तोड़ा गया, ये उन उम्मीदवारों को तोड़ा गया, उन लोगों को तोड़ा गया जो 2025 में अपनी जमानत जब्त करवा लिए थे, उनसे बीजेपी को एक वोट का भी फायदा नहीं है। तो जन स्वराज को तोड़ना और 40 स्टार प्रचारकों को लाना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को एक बोलने का मौका मिल गया है। फायदा दे दिया। जी हाँ, देखिए नैरेटिव में फायदा मिला है, बिल्कुल नैरेटिव में फायदा मिला है। बीजेपी ने भी पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। जी, मुझे लगता है कि इन दो नीतियों से नितिन नवीन ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आज प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं ना कि मेरे खिलाफ पूरा बीजेपी उतर गया, मेरे खिलाफ पूरा बीजेपी उतर गया, सारे मंत्री आ गए। अब नंद किशोर यादव भी आए हुए हैं पटना में, जो कि गवर्नर है, राज्यपाल हैं, कैबिनेट मंत्री, सांसद सब लोग आ चुके हैं। तो ये प्रशांत किशोर को एक नैरेटिव फैलाने का मौका मिल गया। तो आम लोगों में मैसेज आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो ताकत है। ये लड़ाई केवल अगर नितिन नवीन के चेहरे तक केंद्रित रहती तो शायद बेहतर होता, क्योंकि एक नितिन नवीन का चेहरा और एनडीए का जातिगत समीकरण, ये दो ही ऐसे फैक्टर हैं जिससे बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत जाती थी। तो इसमें नितिन नवीन का चेहरा का जो नैरेटिव था वो डैमेज हो चुका है। और जी, और इसका फायदा मुझे लगता है कि नैरेटिव में प्रशांत किशोर को मिल रहा है। अब आपका जो मूल सवाल है कि वो जो एमवाई समीकरण, यानी जो आरजेडी का जो वोट बैंक है, उसके अतिरिक्त जन स्वराज और कहां से लाएगा। तो एक जो अग्री जाति में नाराजगी है, अग्री में गैर कायस्थ जो 3 जातियां हैं, उनका जो कुल जनसंख्या है वो 19% है। अब उस 19% का कितना पोल होता है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी यहाँ 40% के आसपास रहता है, तो वहां से भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी ये 3 जातियों के लोग हैं सब एक मुश्त वोट जन स्वराज में ही कर देंगे। अब बच गई कि क्या बीजेपी वैश्य समाज में कर पाएगी वोट की नहीं, क्योंकि उसके बाद जो वैश्य समाज है, दलित और जो कुर्मी है, जो ओबीसी की अन्य जातियां हैं, तो इनमें कितना कर पाती है देखने वाली बात है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है, वो अगर मैदान में है, डटे हैं, वहां से कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये बीजेपी की ओर जाता है तो प्रशांत किशोर को चुनाव जीतने में परेशानी हो सकती है। लेकिन ये एक टास्क है प्रशांत किशोर के लिए कि आप अगर मुस्लिम मतदाताओं को छोड़ दें तो फिर आप वोट, और अगर आप अग्री मतदाताओं को छोड़ दें तो वोट बैंक आप कहां से ला रहे हैं। ये अभी भी मुश्किल, जहां तक मेरी समझ है, प्रशांत किशोर के लिए जमीन पे बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर अभी तक देखिए, चुनाव को लेकर जो रणनीतियां बना रहे थे प्रशांत किशोर, उसमें काफी आगे निकल चुके हैं और ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि अब अच्छी फाइट दे रहे हैं प्रशांत किशोर। जीत के लिए अभी भी उनको अच्छा खासा वोट अलग अलग तबकों से जुटाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने राजद में अच्छी सेंधमारी कर डाली है, लेकिन अभी भी बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करना जरूरी है। हालांकि बीजेपी के वोटर्स नाराज है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो नाराज वोटर जो है पीके को वोट दे ही दे। वो पीके को वोट कैसे दे, क्यों दे, ये प्रशांत किशोर को देखना पड़ेगा। अगर वो ये कर पाते हैं तो शायद यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए, फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। नमस्कार।